नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना रिटर्न्स की। जी हाँ, लगता है शायद कोरोना को ये पता चल गया है कि फिल्मों में जो सीक्वेंस बनता है वो बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्या यही कारण है कि उसने भी रिटर्न का रूप ले लिया है? सिंघम रिटर्न फिल्म आई, लोगों ने खूब पसंद किया। इसी तरीके से महाबली 1 पार्ट 2 जब आई तो उसको भी खूब लोगों ने खूब सराहा, पसंद किया गया। ऐसे ही जिस भी फिल्म का सिक्वल बनता है लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और सिक्वल उसी फिल्म का बनता है जिसको ज़्यादा लोग देखते हैं। क्या कोरोना को ये पसंद है? ये तो थी हल्की फुल्की मजाक की बात, लेकिन अब गंभीर बात कर ले कि कोरोना का डबल अटैक शुरू हो गया है। कोरोना रिटर्न हो गया है और ये रिटर्न पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही डेडली है। क्योंकि पहले वाले कोरोना में तो समझ में आ जाता था कि उसके लक्षण क्या हैं और कैसे उसको जांचा जा सकता है, लेकिन कोरोना 2 यानी का जो डबल अटैक है उसका पता ही नहीं चलता कि कब चुपके से वो किसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पता तब लगता है जब आदमी की सांसें उखड़ने लगती हैं, अंतिम स्टेज आने लगती है, तब उसका अंदाज़ा लग पाता है। वैसे कोरोना पार्ट 1 के जो लक्षण हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दिक्कत होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे कोई भी लक्षण कोरोना पार्ट 2 या रिटर्न में दिखाई नहीं देते हैं। और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ये इसलिए भी खतरनाक है, जो लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनमें ये वायरस दोबारा पाया गया है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि जो लोग ठीक हो गए वो ठीक हो गए, लेकिन जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो खुद संक्रमित हो सकते हैं और तमाम लोगों को संक्रमित कर भी सकते हैं। शुरुआत हुई चाइना के वुहान से, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं पर इसने रिटर्न मारा और रिटर्न मारने के बाद में करीब 100 लोग इसके शिकार हो गए। और उसके बाद इसने अपना रुख किया दक्षिण कोरिया का अपना रुख किया। वहां भी इसने करीब 100 लोगों को बीमार कर दिया। उनमें ये लक्षण तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि उसमें कोरोना के वायरस हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में करीब 8000 जो संक्रमित लोग थे वो ठीक होकर के घर जा चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग ठीक होकर के घर जा चुके हैं, अगर उनके शरीर में ये वायरस दोबारा प्रवेश कर गया तो क्या होगा उन लोगों का, और वो जिन जिन लोगों से मिलेंगे उनका भी क्या होगा। इसकी खतरनाकता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बात अब अपने देश की कर ले और खासकर उत्तर प्रदेश की कर ले, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जब 2 मरीजों को ठीक करके घर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उससे पहले उनकी तीसरी बार जांच की गई। ये एक प्रक्रिया होती है कि जाने से पहले जांच और की जाती है, और डॉक्टर ये देख करके अचंभित रह गए कि उन दोनों मरीजों के शरीर में कोरोना वायरस था। परेशान हो गए, डॉक्टर हलकान हो गए, देश हलकान हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिससे हम लोग डरे हुए थे, और तब तो ये सामने था, लेकिन अब ये सामने भी नहीं है। कैसे करेंगे इसका मुकाबला, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल जो हमने कहा, जो दक्षिण कोरिया के लिए बताया कि इंडिया में जितने लोग ठीक होकर के घर गए हैं वो किन किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो दोबारा वायरस के इस तरह के शिकार हो सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण हो सकता है और ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो सकती है। हम अभी सुबह तक थोड़ी राहत की सांस महसूस कर रहे थे कि कोरोना का थोड़ा राहत मिल रहा है, लेकिन अब ये डबल अटैक, कोरोना का जो डबल अटैक है, या कोरोना का पार्ट 2 या कोरोना रिटर्न कहें, ये बहुत ही खतरनाक है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए कि दरअसल नोएडा में वो जो 2 संक्रमित लोग थे उनके साथ हुआ कैसे, जांच कैसे हुई और कैसे पता चला कि वो संक्रमण से ग्रसित है, और उसके बाद डॉक्टरों ने क्या किया।
किसी कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद उसमें कोरोना से दोबारा संक्रमित होने का मामला पहली बार उसी चीन के सामने आया जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। चीन के बाद दक्षिण कोरिया में और अब भारत में भी ऐसा मामला सामने आया है। सवाल ये है कि आखिर कोरोना का ये वायरस बैक गियर क्यों लगा रहा है? क्या कोरोना का ये दूसरा हमला पहले हमले से भी ज्यादा खतरनाक है? अभी तक एक मुसीबत खत्म नहीं हुई है और कोरोना से जुड़ी एक और दूसरी मुसीबत ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी अब तक हम कोरोना से निपट रहे थे, मगर अब हमें कोरोना से डबल अटैक के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ कोरोना पार्ट 2 ने भारत पर भी हमला कर दिया है। सोचिए इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आबादी और कम मेडिकल सुविधाओं की वजह से हमारे लिए पहले ही कोरोना के मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ कोरोना से ठीक हुए मरीज अगर दोबारा बीमार पड़ने लगे तो क्या होगा? जानकारों और कोरोना पार्ट 2 के शिकार हुए मरीजों के मुताबिक ये पहले वाले कोरोना से भी कई गुना खतरनाक है, क्योंकि जो कोरोना के मरीजों के लक्षण हैं वो कोरोना पार्ट 2 के मरीजों में पाए ही नहीं जाते। उन्हें ना तो बुखार होता है, ना खांसी, ना उनके जोड़ों में दर्द होता है। ऐसे मरीजों की पहचान ही करना मुश्किल है। मरीज को इसका अंदाजा भी तब लगता है जब या तो उसका दोबारा टेस्ट किया जाए या फिर वो इस वायरस की आखिरी स्टेज पर आ जाए, यानी जब उसे सांस लेना मुश्किल होने लगे। मामला दिल्ली के सटे नोएडा का है, जहां कोरोना से संक्रमित 2 मरीजों के ठीक होने के बाद भी इस वायरस ने बैक गियर लगा लिया। दरअसल दोनों मरीजों को कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर उससे पहले तीसरी जांच के लिए एक नमूना लिया गया। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो भी मरीज को सलाह दी जाती है कि वो 14 दिन तक घर पर ही रहे। मगर नोएडा में जब इसकी तीसरी जांच की रिपोर्ट आई तो निगेटिव पाए जाने दोनों मरीज फिर कोरोना संक्रमित मिले। दोनों मरीज की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आ गई। हैरानी वाली बात यह है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इन मरीजों में किसी कोरोना संक्रमण के प्रभाव के लक्षण भी नहीं हैं। कोरोना के वायरस से दोबारा संक्रमित होने के इस हैरान करने वाले मामले के सामने आने के बाद नोएडा में इन दोनों मरीजों को आनन फानन में दोबारा ग्रेटर नोएडा के जिम्स में भर्ती कर दिया गया और दोनों मरीज के सैंपल चौथी बार जांच के लिए भेजे गए। नोएडा के सेक्टर 137 और 128 के इन दोनों मरीजों का इलाज तो खैर दोबारा शुरू कर दिया गया है, मगर डॉक्टर इससे बेहद कसम हैं और इसकी वजह तलाशने में जुटे हैं। उधर प्रशासन भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ये किन किन लोगों से मिले, ताकि उन्हें भी फौरन क्वारंटाइन किया जा सके। बता दें कि चीन में करीब 1,500 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कोविड-19 से ठीक होने के बाद इस वायरस ने मरीज के जिस्म में रिवर्स गियर लगा लिया। ऐसे ज़्यादातर मामले चीन के हुबेई सूबे और खासकर हुआन में लॉकडाउन खुलने के बाद हुए। वहीं कोरोना के बैकफायर का शिकार हुए मरीजों के संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोरोना रिटर्न्स की ये कहानी यकीनन बहुत डरावनी है, क्योंकि कोरोना के लक्षण तो हम सबको पता थे, उसी हिसाब से दुनिया इसके बचाव के इंतजाम कर रही थी, मगर इस नई शक्ल में लौटे कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। आज शनिवार है, कल रविवार का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उनको लग रहा था कि सोमवार से यानी कि 20 तारीख से कुछ राहत मिल जाएगी और वो बाहर निकल सकेंगे। लंबे समय से घर में कैद हैं, उनको लग रहा था कि शायद अब राहत मिल सके, लेकिन इस खबर ने लोगों को डरा दिया है। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निकल पाएंगे, ये इसी पर चर्चा करेंगे। और अब क्या इसकी पहचान हो पाएगी? अभी तक हम पहले ही कोरोना से निपटने की जांच किट पर सवाल खड़े कर रहे थे, और अब कोरोना रिटर्न्स का क्या होगा, उसकी तो जांच भी संभव नहीं हो पा रही है। इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं IMA के। स्वागत है आपका डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल।
और आकाश राय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकाश जी। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है प्रभात जी। दो खास तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है अभिमन्यु जी। और मदन मोहन शुक्ला भी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मदन मोहन जी। हम सीधा रुख करेंगे प्रांजल अग्रवाल जी का। प्रांजल जी, क्या डराने वाली तस्वीर है ये, खौफनाक तस्वीर है, हौलनाक तस्वीर है ये, कैसे होगा? जी बिल्कुल, घबराने और डराने वाली स्थिति तो है, लेकिन इस समय घबराने और डरने के बजाय साहस से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि देश पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि उसको किसी भी स्तर पर गुजरना पड़े, लेकिन उसको कोरोना को हराना ही है। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, सब अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारियां करने में जुटी हुई हैं और वो किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं कि कोरोना में किसी भी तरीके की लापरवाही हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। नहीं, बात आपकी ठीक है जी, कोई कमी नहीं छोड़ रही है, सरकारें सब काम कर रही है जी, लेकिन ये जो कोरोना रिटर्न्स है जी, उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जी। कितना खतरनाक है ये? खतरनाक बिल्कुल है, लेकिन चूंकि ये वायरस पूरी तरीके से नया है, पूरी दुनिया के लिए नया है, कोई ऐसा नहीं है कि पहले से पता रहा हो हम लोगों को कि पहले भी इसके आउटब्रेक्स हो चुके हों, तो इसमें जो है लोगों को मालूम हो कि क्या इसके सिम्टम्स आते हैं या क्या चीज़ें हैं। पहली बार ही अभी पिछले कुछ महीनों में इसका आउटब्रेक जिस तरीके से चाइना और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला है, तो ये देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे इस पर अब स्टडीज शुरू हो रही हैं। तो आगे आगे उम्मीद है कि इसमें जैसे कि अभी हाल ही में मालूम चला है कि इसकी वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है कई जगह पर जो है दुनिया भर में। भारत में भी इसकी वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप ठीक करें, ये अच्छी बात है कि आप उत्साहवर्धन करें, लेकिन जो चिंता है वो ये है कि इसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और तब पता चलता है कि जब व्यक्ति की सांसें रुकने लगती हैं। जी, बात डर इस बात का, क्योंकि पहली बार जब अटैक किया था इस वायरस ने तो इसके सिम्टम्स दिखाई देते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए जितने मरीज जिनका कोरोना का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है, उनको पोस्ट डिस्चार्ज भी कम से कम 14 दिन तक घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। वो इसीलिए है क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल श्योर शॉट नहीं है कि एक बार मरीज जिसको हम लोग कोविड-19 का जब टेस्ट कर रहे हैं, एक बार वो पॉजिटिव निकलता है, फिर उसके ट्रीटमेंट के उपरांत जब हम दोबारा टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब नेगेटिव हो चुका है, तो हम डिस्चार्ज कर दें, तो जरूरी नहीं है कि वो 100% ठीक हो ही चुका हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ केसेस में, जैसे नोएडा का आपने बताया, ये सामने आया है कि ये कुछ मात्रा में कुछ मरीजों में दोबारा पॉजिटिव मिला है। तो ये बिल्कुल इसीलिए जो है अभी रैपिड टेस्टिंग किट्स भी सरकार इंतजाम कर रही है, बहुत जगह रिसर्च चल रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड जहां पर हो वहां पर हम कम से कम रैपिड टेस्टिंग की वजह से इसको देख पाएं कि किस तरीके से जो है अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो हम उसको जल्दी ही पकड़ में लाकर उनका इलाज किया जा सके। आकाश राय जी, ये तस्वीर डराती है? प्रदीप जी, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, जिस बात पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन अभी जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार या जितनी भी देश में जितने भी प्रदेशों में सरकारें हैं, सब ने सामूहिक रूप से एक ऐसा काम किया है कि अभी हम इस महामारी को बहुत हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। निश्चित रूप से मैं एक आंकड़ा भी आपके लेके आया हूं। बार बार ये बात होती है, मीडिया पे भी बहुत बार आरोप लगाते हैं कि ये तबलीगी जमात की बातें करके मीडिया जो है मुस्लिम विरोधी चेहरा बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में 63% जो केसेज हैं वो सिर्फ एक जमात के लोगों के हैं, यूपी में 59%, असम में 91%, तमिलनाडु में 90% और अंडमान में 100%। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो हमारे सामने है वो ये है कि इन जमातियों से कैसे हम निपटें। ये लोग शासन प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर मेडिकल ऑफिसर्स या पुलिस की टीम जाती है इनकी टेस्टिंग के लिए, ये इन पे हमला कर देते हैं। तो अभी जो चुनौती हमारे सामने है, जो सरकार के सामने चुनौती है, सबसे पहले हम उससे निपटेंगे। निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं, इसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, तो ये बेहतर डॉक्टर साहब बताएंगे या जो वैज्ञानिक लोग हैं, इस पर रिसर्च चल रही है, वो इसके निवारण के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो सरकार के हाथ में है, वो सरकार सारे इंतजाम कर रही है। ठीक, तबलीगी जमात ने इसमें कोई शक नहीं कि इसमें फ्यूल ऐड किया है और इस समस्या को बहुत आगे बढ़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ तबलीगी जमात ही है जिसने इस समस्या को कई गुना बढ़ाया? इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये जो कोरोना रिटर्न है वो कितना खतरनाक है। मदन मोहन शुक्ला जी का रुख करते हैं। मदन मोहन जी,
ये तस्वीर जो हमने रिपोर्ट दिखाई, क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपको इस समय लग रहा है कि ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर होने जा रही है देश में भी? मदन मोहन, चलिए हम रुक कर लेते हैं अभिमन्यु गुप्ता जी का, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए। अभिमन्यु गुप्ता जी, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, क्या इससे डर लग रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसका पता नहीं चल पाता है, इसके कोई लक्षण सामने दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सर, कोरोना की वजह से आज पूरा देश उलझन में है, तनाव में है, चिंतित है। हर कोई अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए चिंता में है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी पहली बार सबके सामने इस आधुनिक युग में आई है जिसमें कि लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, और हमको ये नहीं पता कि हमारे सामने वाला उससे बचा हुआ है कि नहीं। और आज की जो नोएडा की जो आप जिस तरीके से आपने जो पूरी घटना बताई है और जो हम लोग ने देखा भी है सोशल मीडिया और मीडिया पे, तो उससे तो और एक उलझन की बात है कि अगर व्यक्ति ठीक होकर भी वापस अगर कोरोना से संक्रमित हो सकता है, तो हम लोग को इस वक्त हम लोग को मतलब पूरी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है, और हम लोग को हर प्रभावी कदम वो उठाने चाहिए जो हमारे देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हम लोग को सलाह दें। उसमें एक होकर उठाने की जरूरत है, कि निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए बेहद चिंताजनक बात है। ठीक है, मदन मोहन शुक्ला जी का रुख करेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये जो कोरोना रिटर्न्स है कितना खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए? मदन मोहन जी, सवाल हमारा ये है कि जो कोरोना रिटर्न हुआ है उससे भारत की स्थिति क्या लगता है कि और भी खराब होने जा रही है, क्योंकि इसमें लक्षण कहीं दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे देश में इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके ठीक होकर घर भेजने के पहले उसकी जांच करना चाहिए कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज बन गए कि नहीं बन गए हैं, उसके खून उसका प्लाज्मा की जांच कर लेना चाहिए, क्या इसका उपयोग हो सकता है, पूरी तरह ठीक है नहीं ठीक है। जल्दबाजी में छोड़ के घर नहीं भेजना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में अभी जो जांच का रेशियो है अभी बहुत स्लो है, और इसके इलाज का भी जो अभी तक व्यवस्था है क्योंकि जांच ही बहुत स्लो है, इसलिए पूरी तरह से उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल लेवल पे, वो मैं समझता हूँ पूरी तरह कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है और सबको मिलकर इसमें प्रयास करना चाहिए। कमी निकालने का समय नहीं है, ये समय यह है कैसे देश मजबूत हो, कैसे खड़ा हो, और इसके लिए बहुत गंभीरता से जो डॉक्टर एक्सपर्ट है उनसे राय करके उस हिसाब से राय करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केवल ये कह देने से नहीं काम चल जाएगा। सब देश के हैं कि केवल तबलीगी जमात के लोग हैं, इस तबलीगी जमात के लोग अभी देश में फैल रहा है, देश के ही लोगों में जा रहा है। तबलीगी जमात की मीटिंग वहाँ दिल्ली में उसमें मरकज में कराई गई, जबकि चाहते तो रोक सकते थे, विदेश से आए थे, उनका वीजा दिया गया था, लेकिन अब जो हो गया उसके बाद केवल उस बात को दूसरे रूप में मोड़ना कि ये तबलीगी जमात और मरकज सब हिंदुस्तान के लोग हैं, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इसको कैसे फैलने से रोका जाए, कैसे इससे काबू किया जाए, कैसे इस लड़ाई को जीता जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस पर ध्यान देने की, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपकी, इस पर ध्यान देने की जरूरत हो, चाहे तबलीगी जमात हो चाहे कोई भी जमात हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वापस आएंगे आपके बात में। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी, आपने सारे लोगों को सुना। आएंगे मदन मोहन शुक्ला जी, दोबारा से आपकी बात में आएंगे। प्रभात त्रिपाठी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, डॉक्टर साहब को भी सुना, क्या कहना है? देखिए प्रदीप जी, कोई भी बीमारी जब रिटर्न होती है तो बहुत घातक होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम रिटर्न्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो पहला दौर था कोरोना का, उस पहले दौर में जब भारत में कोरोना आया और हमने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग की
जो एक प्रोसेस है पूरा, वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुआ है अभी तक। हम कोरोना 1 में ही चल रहे हैं, आप मान के चलिए। अगर 133 करोड़ के भारत में अगर 15-20 लाख टेस्टिंग होती है तो आप मान के चलिए कि उसमें 5% या 10% का भी रेशियो नहीं है। और क्या होता है कि जब ये क्वारंटाइन हम करते हैं 15 दिन के लिए, जो पहला एक नेगेटिव आया, दूसरा रिपोर्ट नेगेटिव आई, आपने कनिका कपूर का पूरा देखा होगा, तीसरी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट नेगेटिव, फिर उसका पॉजिटिव 4 रिपोर्ट रही, बाद में नेगेटिव रही, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक अदृश्य बीमारी है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। पूरा विश्व इस बीमारी से आश्चर्यचकित है, चाहे चाइना वुहान से जहां से ये बीमारी निकली है। अमेरिका तो तबाह हो गया, इसमें 35,000 लोग मारे गए अमेरिका में। तो इस अदृश्य बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बड़े हास्यास्पद। देखिए, आज ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कहीं भी। हम कह रहे जो देश इस बीमारी से जूझ रहा है, तो ये राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारी सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन इस अदृश्य बीमारी से लड़ने के लिए जो व्यापक इंतजाम हमारे भारत के अंदर होने चाहिए, आज मैं स्वीकार करता हूं कि वो इंतजाम नहीं है प्रदीप जी, बिल्कुल नहीं है, 5% भी नहीं है। और आप जो ए और बी और सी जो कैटेगरी बांट रहे हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन में कौन पॉजिटिव है, कैसे आप उसका एहसास करेंगे बिना टेस्टिंग के कि वो ग्रीन जोन हो गया? आप देखिए, आपने 4 डिस्ट्रिक्ट आपने मुक्त कर दिए कि कोरोना मुक्त हो गए। क्या उन 4 डिस्ट्रिक्टों में पूरा टेस्टिंग हुई है? चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो आपका महाराजगंज हो, चाहे आपका नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है, कैसे आपने कह दिया इस चीज को कि 4 फ्री जोन हो गए? तो ये जो रिटर्न्स बीमारी हो रही है, हमें तो पहले दौर की बीमारी पे ही चिंता करनी है कि हमने जो लॉकडाउन लगाया था, इस लॉकडाउन का क्या हमें फायदा हुआ है? नहीं हुआ है प्रदीप जी, मैं ईमानदारी से इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास में दोबारा से। डॉक्टर प्रांजल का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रांजल जी, तस्वीर इसलिए डरावनी है क्योंकि 2 चीजें, एक तो इस बीमारी के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, दूसरा जो लोग ठीक होकर के घर चले गए वो बड़ी खुशी खुशी घर जाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं जी। और अगर उनमें पॉजिटिव हुआ तो वो तहस नहस कर देंगे लोगों को जी। ये क्या इसीलिए बहुत खतरनाक स्थिति है? ये खतरनाक स्थिति सर इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई भी अगर वायरस है और आप में पॉजिटिव हो ही जाए। हो सकता है कि आपके शरीर में जो आपकी बॉडी की हर्ड इम्यूनिटी है उसकी वजह से वो आपके शरीर को इफेक्ट ना कर पाए, लेकिन तब भी आप कैरियर की भूमिका तो निभा ही सकते हैं। तो इस वजह से ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर आप कोई भी मरीज जिसका कोविड-19 का ट्रीटमेंट हुआ है तो उनको 100% क्वारंटाइन में रहना ही चाहिए। 14 दिन तो मतलब एडवाइजेबल है, अगर कोई संभव हो तो उससे ज्यादा भी रुकना चाहिए जी। ठीक होने के बाद 14 दिन तो एडवाइजेबल है कि होम क्वारंटाइन के लिए, और संभव हो तो उससे ज्यादा भी रहना। सवाल ये है कि जो लोग ठीक होकर के घर चले गए खुशी खुशी जी, उनका क्या होगा? जैसे केरल ने कह दिया कि सारे लोग ठीक हो गए जी, केरल को फ्री जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन जो वहां पर ठीक हुए उनका क्या होगा? अगर उनमें ये रिटर्न होता है तो मुश्किल में पड़ जाएगा पूरा देश। जरूर मुश्किल में तो पड़ेगा, लेकिन जैसे अभी कोविड-19 का जो फर्स्ट है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे इसका भी चलेगा। तो अभी तो हम ये अभी इसमें नहीं कहा जा सकता है कि क्या कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ लॉकडाउन का ही एक दबाया है जी, अभी नहीं हुआ है, फर्स्ट का भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अभी तो हम सिर्फ पॉज बटन दबाए हुए हैं, किसी तरीके से बीमारी आगे ना बढ़े लॉकडाउन करके। ट्रीटमेंट तो अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे ना। फिजिकल डिस्टेंसिंग के अलावा दूसरा और कोई रास्ता अभी किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड है। जब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग अभी सिर्फ वही एकमात्र सहारा है, इसीलिए जो लॉकडाउन है वो कारगर साबित हो रहा है। चलिए जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपको याद दिलाते चले कि 20 तारीख से इंडिया में काफी चीजें रिलैक्स की जानी थी और ये कहा जा रहा था कि अब जान हमने बहुत देख लिया, जहान भी देखना है, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, इसीलिए तमाम चीजों को खोलने की बात की जा रही थी। और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांस की बात अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा तमाम सारे देश, चाहे अमेरिका हो या कोरिया हो, सारे देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन हटा करके धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की बढ़ने की बात कर ली थी। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना रिटर्न मार रहा है उसकी वजह से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। दक्षिण कोरिया में 8,000 लोग ठीक होकर के घर चले गए हैं, चाइना में 1,500 लोग दोबारा से इसके शिकार हो गए, भारत में इसके 2 शिकार मिल गए हैं। अब क्या होगा ये दिलचस्प है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आकाश राज जी का स्वागत रुक करेंगे। आकाश राज जी, अभी हम पहला जो अटैक था इसका, उससे ही नहीं निपट पाए ढंग से। हमारे पास जांच की किट नहीं है, जांचों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी प्रभात जी भी सवाल खड़े कर रहे थे, कैसे निपटेंगे इस दूसरी बीमारी से, क्या तैयारियां हैं? प्रदीप जी, कोविड-19 का कोई भी हिस्ट्री नहीं रहा इंडिया में या अन्य देशों में भी। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना का पहला केस आया तो हमारे पास एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी, लेकिन हमने उन चीज़ों में सफलता पाई। हमने पहले 10 मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब की शुरुआत की, उसके बाद उनके अपग्रेडेशन की बात की। उसके अलावा जितने भी मंडलीय मुख्यालय हैं, 18 मंडल हैं, 18 मंडल में हमने टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की। 75 के 75 जिलों में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की। और प्रभात जी ने एक बात बोली कि जैसे जिन जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया वो किस आधार पर किया गया, तो जितने भी वहां पे संदिग्ध थे उनकी जांच जब निगेटिव आई है तब किया गया। और एक बात कि 130 करोड़ देशवासी इस देश में है, तो 130 करोड़ के 130 करोड़ लोगों का टेस्ट कोई नहीं कर सकता, चाहे वो उन पूरे 4 जिलों के एक एक व्यक्ति की टेस्टिंग हुई है। एक वही चीज मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं मऊ जिले से आता हूं, मऊ जिले की आबादी लगभग 22-23 लाख के आसपास है, तो 22-23 लाख लोगों की सबकी हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। जो भी संदिग्ध होंगे जी, सवाल ये नहीं कि 100% टेस्टिंग हो जी, लेकिन जो 2%, 3%, 4% टेस्टिंग हो रही है, इसको बढ़ाकर के कम से कम 10 से 15%। बिल्कुल सरकार प्रयासरत है और उसको बढ़ाया भी जा रहा है। हमने चाइना से मैंने तो पहले ही कहा कि ऐसा कोई पहला कंसाइनमेंट आया है रैपिड टेस्ट का, पहला कंसाइनमेंट आया है 4 महीने। मैंने इसीलिए पहले कहा कि कोई इसका इतिहास नहीं रहा। अब जो भी सरकार कर रही है वो इनिशिएटिव ही लिए जा रहे हैं। कोरोना का इतिहास नहीं रहा, लेकिन स्वास्थ्य का तो इतिहास है कि कितना बुरा हाल है। प्रदीप जी आपको बताने की जरूरत, मैं कर चुके हैं 112वें नंबर पर है हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था। 112वें नंबर पे, उसी बात पे मैं आना चाह रहा था। इटली दूसरे नंबर पे था, इटली की क्या दशा हुई? हमने जो लॉकडाउन का जो हथियार अपनाया है इसकी तारीफ WHO ने भी की है और सभी लोग कर रहे हैं। आकाश राज जी, लॉकडाउन अच्छी बात है, इसकी वजह से हमारा देश बच सका, लेकिन आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे जरूर कि ये बीमारी हमारे पास कई महीने बाद आई यहाँ पर,
अगर पहले आई होती तो दिक्कत हो जाती ज्यादा, निश्चित रूप से संभाल ना पाते हम इसको, निश्चित रूप से। लेकिन हम उन बातों पे अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी जो हमारे सामने हमको उसको देखना है। हमने एक बेहतर तौर पे हमने इसको कंट्रोल किया है। और मदन मोहन जी कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोगों से सवाल ना पूछे जाए, उनको भुला दिया जाए। उत्तर प्रदेश में अगर आज 59% केस उनके जमात से हैं तो मैं क्यों ना सवाल उनसे पूछूं। हालांकि फिर भी उन बातों पे जाने का समय नहीं है। आकाश राय जी 200 गाड़ियां भेज दी जाती हैं और लोगों को लाने के लिए, इसके पहले भी लोगों को घर छोड़ने की एक तरफ यही लोग कहते हैं कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उनके लाने की व्यवस्था की जाए। और अगर सरकार जब कदम उठाती है तो वो कहते हैं कि क्यों इनको लाया गया। तो कोरोना में मजदूरों ने कौन सी खता की थी, उनको भी घर पहुंचा देते, 100 किलोमीटर 1400 किलोमीटर ना जाना पड़ता पैदल उनको। और प्रदीप जी कर्नाटक में 2 कद्दावर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ शादी हो रही है, निश्चित कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इनके खिलाफ। निश्चित रूप से प्रभात जी उसकी निंदा होनी चाहिए। ये गलत एग्जाम्पल सेट होता है क्योंकि अगर बड़े लोग वीवीआईपी लोग ऐसा करेंगे तो ये गलत संदेश जाता है जनता में। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। सवाल है क्या तैयारियां की है इस कोरोना रिटर्न्स को लेकर के आपने? अभी सरकार फिलहाल जो अभी कोरोना पार्ट 1 चल रहा है उससे निपटने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। और अभी 2 केसेज आए हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया होगा और उस पर आगे क्या करना है ये जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है मदन मोहन जी, अभी पहला अटैक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा अटैक, डबल अटैक हो गया, ये कैसे झेल पाएगा भारत? देखिए संदीप जी, इस बड़ी त्रासदी को वैज्ञानिक तरीके से निपटना चाहिए। ये ताली बजाने और थाली बजाने मोमबत्ती जलाने वाली समस्या नहीं है। इनको चाहिए कि देश भर के जगह जगह राष्ट्रों की मीटिंग करके उनकी राय को मानना चाहिए। प्रदीप जी ये लोग गलत बात करते हैं, फिर इसीलिए टोकना पड़ता है। ताली थाली नहीं प्रदीप जी, मैं टोकना जरूरी है। मदन मोहन जी, हम कब तक तबलीगी जमात और ताली और थाली में लगे रहेंगे? जी आज भी क्वारंटीन सेंटर जितने हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में ही 3-3 दिन से लोगों को खाना नहीं मिला, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जब आपके एक्सप्रेस वालों ने आवाज दिखाई जहाँ 3 दिन से खाना नहीं मिला तो कार्रवाई भी की गई। आज अपने क्वारंटीन सेंटर बढ़ाने की जरूरत है, आपकी टेस्टिंग जरूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान में 1% भी टेस्ट नहीं हुआ है। अगर 1% टेस्ट होता तो 1 करोड़ 40 लाख हो जाता। 1% टेस्टिंग नहीं हुई, कम से कम 5% टेस्टिंग का टारगेट बना के टेस्टिंग करना चाहिए। और टेस्टिंग के आधार पर जब अपने मरीजों का तो वो चिन्हित कर लेंगे तो उसको फैलने से रोक पाएंगे। हम केवल ये हम संतुष्ट हो जाए कि हम बहुत कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत कर रही है, प्रधानमंत्री बहुत कर रहे हैं, हम केवल प्रधानमंत्री जी का मंदिरा बयान से काम चलेगा। हमको इस गंभीर चुनौती से सबको मिलकर कैसे इससे निजात पाई जाए, कैसे इससे लड़ा जाए, इससे ध्यान देने की जरूरत है। और ये तब संभव हो सकता है जब हम वैज्ञानिक तरीके से लड़े। आप दुनिया के देश वैज्ञानिक जवाब ले लेना, जवाब आप अपना सीधा सवाल आकाश राय से पूछ सकते हैं। प्रदीप जी बार बार ये लोग अवैज्ञानिक बातें करते हैं। ताली थाली और दिया, ताली थाली क्या कोरोना को भगाने के लिए बोला गया था? ताली थाली बजाने के लिए सिर्फ एक संदेश देना था कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मी संकट की घड़ी में हमारे साथ हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। दीपक जलाने का मतलब सिर्फ ये था कि हम संदेश देना चाहते हैं कि 130 करोड़ भारतवासी एक साथ हैं। ये बार ये गलत आक्षेप लगाते हैं। इनके नेता लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अभी जो समय चल रहा है इसमें सबके सहयोग की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे कोई लोग हों। अगर हम लोग मिलकर इस महामारी से नहीं लड़ेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल जी, हम पूरी तरह से साथ हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, थाली बजाए हमने बजाया, मोमबत्ती जलाए शायद जिससे कोई ताकत मिल जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को किट की जरूरत है, लोगों को दवा की जरूरत है, लोगों को बेड की जरूरत है, लोगों को बड़े बड़े सेंटर बनाने की जरूरत है जहाँ पर क्वारंटीन हो सके। क्योंकि बड़ी आबादी का देश है, उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना होगा। और जो लोग ठीक हो सकते हैं, जो ब्लड दे सकते हैं, जिससे एंटीबॉडी मिल जाए, जिससे उनको हम प्लाज्मा निकाल सके, जो ठीक होकर आ रहे हैं, वो प्रेरित करने की जरूरत है कि ज्यादा लोग करें, जिससे दूसरे लोगों को उसके इलाज की मदद मिल सके। और दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही, जो काम हो रहे हैं, उससे हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को। मदन मोहन शुक्ला जी, मैं आपकी बात पर वापस आता हूँ। सुनिए, सवाल सुन लीजिए। एक हम लोग किसी को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, सुनिए
सवाल सुनिए, हम जब कोई अच्छा काम करता है उसको हम स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, खड़े होकर के ताली बजाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसका मान बढ़ सके, उसका सम्मान बढ़ सके। तो ये कोई अवैज्ञानिक चीज, ये इसको इसलिए नहीं किया जाता कि कोई वैज्ञानिकता इसमें छिपी हुई है, लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए किया गया था। सम्मान देने का तरीका होता है कि जो लोग हमारे डॉक्टर रात दिन काम कर रहे हैं उनको क्या सुविधाएं और दे सकते हैं। सम्मान होने का तरीका हो सकता है जब जो डॉक्टर हमारे इस सेवा में हमारे जो उन्होंने जान से हाथ धोई है उनके लिए क्या हम आगे उनके लिए सम्मान के लिए क्या हम कर सकते हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कैसे वैज्ञानिक तरीके से काम हो, उनको होल के अंदर न करना पड़े, आदमी को न जिससे मशीन से सफाई हो सके। वो तो ड्यूटी में आ गया ना सर, मदन मोहन जी वो तो ड्यूटी में आ गया, वो सरकार की ड्यूटी है, सरकार उपलब्ध कराएगी, लेकिन देशवासियों ने उनका सम्मान किया। ड्यूटी है लेकिन इसमें आपको क्या ऐतराज है? नेगेटिविटी को भगाने के लिए ये अगर हमने किया तो इसमें आप राजनीति ढूंढ रहे हैं जी। क्या यार मदन मोहन जी आप बात करते हैं भाई, खाली और ताली पे आप लोग अटके हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर से जैसे अमेरिका जैसा संपन्न देश हिंदुस्तान से दवा मंगाने की बात कर रहा है, वैसे हमारे पास जो कमियां हैं हम दुनिया से जो मंगा सकते कराएं जिससे हम दिल शुद्ध हों। हम उसके लिए जो यहाँ के डॉक्टर से उनसे बात करें कि क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं। मंत्री समूह के बैठक कीजिए लेकिन डॉक्टर समूह से डॉक्टर की राय मांगे। मदन मोहन जी, हम कब तक खाली एक ही काम थोड़ी ना करेंगे, दूसरे कामों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आएंगे दोबारा तक के पास में, अभिमन्यु जी का रुख करते हैं। अभिमन्यु जी, क्या ये देश तबलीगी जमात और ताली और थाली के में ही भिड़ के रह गया है? क्या मुझसे निकल नहीं पा रहे हैं? सर ये दोनों ही मुद्दे भटकाने वाले हैं। सरकार और हम सबको मिलकर इस वक्त जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इस बात पे ध्यान देना है कि क्वारंटाइन, स्क्रीनिंग, संक्रमण की जांच, इलाज और लोगों तक जो आवश्यक वस्तु है, दूध, सब्जी, खाना, ये कैसे पहुंचे। क्योंकि अकेले देखिए सर, कोरोना हमारे देश को इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप अगर विकसित देशों की तुलना में बात करेंगे तो कोरोना के अलावा हमारे साथ, इस कोरोना के साथ भुखमरी भी एक बीमारी है जो इसके साथ में बराबर चल रही, क्योंकि आमदनी बंद हो गई 1 महीने से लोगों की, विशेषकर गरीब लोगों की। तो हम लोग को मिलकर इसके रास्ते ढूंढने हैं। लॉकडाउन का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा खोलने की शुरुआत की गई थी। वही वो भी है सर, वो तो देखिए सर, लॉकडाउन अकेले पूर्ण तरीके से कोरोना का इलाज नहीं है। हम लोग को इसको बहस करके जाना होगा और अभी देश को ये तबलीगी या थाली या दिए पे भटकने की जरूरत नहीं है। इस वक्त देश का हर 133 करोड़ व्यक्ति हमारा भारत प्रवासी है। हम लोग को इलाज करने की जरूरत है। ये सबको समझने की जरूरत है कि अगर आप में कुछ संक्रमण है, आप खुद आगे आइए, उनका सम्मान करिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पुलिस वाले, आपके डॉक्टर वाले। और हमारे पुलिस और डॉक्टर को भी अगर कहीं भी कुछ कमी आ रही तो अपने करके या टॉर्च दिखा करके सम्मान ही किया गया ना। वही और अगर कहीं भी एकजुटता दिखाई गई, निगेटिविटी को भगा करके। नहीं, कोई नेगेटिविटी की जरूरत ही नहीं है। आज नेगेटिविटी का स्थान देश में है ही नहीं। आज केवल और केवल देश को मिलकर इसके रास्ते निकालने हैं, देश को आगे बढ़ना है। पूरा देश घर में लॉकडाउन होकर के पड़ा हुआ है जी। इसीलिए इसी मोटिवेशन के लिए तो ये सब काम किया गया ना, जिससे लोग अपने घर में अवसाद की स्थिति में ना आ सके और उनमें पॉजिटिविटी आ सके। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो दोनों अपील की थी वो बिल्कुल स्पेसिफिकली इन महारथियों को, इन योद्धाओं को मोटिवेट करने के लिए की थी। लोगों ने अपनी अपनी समझ से उसको तोड़ा, अपनी अपनी अकल की। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको राजनीति को कोई बड़ी एक रूप दें, पर हम लोग को साथ में कोरोना के साथ भुखमरी का भी इलाज देखना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात अच्छी है कि हमको इसके इलाज के साथ साथ में भुखमरी के इलाज को भी तलाशना होगा। प्रभात त्रिपाठी का रुख करते हैं। प्रभात, क्या ये हम लोग तबलीगी जमात, ताली थाली इसी सब में फंस के रह गए? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने प्रदीप जी ने कि प्रदीप जी देखिए इसको समझिए, प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो वो खुद चिंतित हैं कि हम अभी कोरोना पार्ट 1 से, ये लॉकडाउन से ही दूर नहीं हो जाएगा। और आपने जो कोरोना रिटर्न की बात की, उन्होंने कहा भी इस बात को कि हम 20 तारीख को ये सुविधाएं वापस भी ले सकते हैं, जो सुविधा 20 तारीख को खोलने जा रहे हैं जी, जो सोमवार से खोलने जा रही है। अगर कोरोना रिटर्न होता है तो प्रदीप जी आप मान के चलिए कि मई भी अभी आपका लॉकडाउन में चला जाएगा। और लॉकडाउन क्या है इसको समझने की बात है। मई नहीं, जो हमारे पास खबर आ रही प्रभात जी, हाँ, वो ये कम से कम 2 साल और 5 साल भी जा सकता है, 25
नहीं, निश्चित तौर पर प्रदीप जी आपके पास खबर जो है बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, बिल्कुल पुख्ता खबर है कि सितंबर तक ये और या आगे भी चल सकता है। इस अदृश्य बीमारी को लड़ने के लिए देखिए प्रदीप जी, लॉकडाउन का मतलब, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने विजय प्राप्त कर ली। हमने ये लॉकडाउन इसलिए लगाया कि हमारे पास जो भी सुविधाएं नहीं थी, जो हमारा पूरा मेडिकल का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था हमारे पास किट्स नहीं थी, तो एकदम पैनिक ना हो। और लोग अगर देखिए 75% अगर हमने लॉकडाउन से इस बीमारी से लड़ भी लिया, लेकिन अभी हम उस वायरस को मार नहीं सके हैं। वायरस रिटर्न क्यों हो रहा है, आपको ये डिबेट करनी पड़ रही है। आपने एक चिंता व्यक्त की, देश के एक आम नागरिक होने के नाते, पत्रकार भी एक आम नागरिक होता है, तो निश्चित तौर पर सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोरोना रिटर्न होता है तो ये और भयावह होगा। तो इसमें सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और सरकारों को ये नहीं कि 20 तारीख से वो हमारा रेवेन्यू कम लॉसेस हो रहे हैं, हम लॉसेस या अर्थव्यवस्था बाद में ठीक कर देंगे। कांग्रेस को चिल्लाने दीजिए, और भी जो राजनीतिक दल है कि अर्थव्यवस्था हम ब्राजील जैसे देश नहीं हो सकते ना, जो कहता है कि हमको, जिनके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जिनको हमको मरना ही है, कल मरे या आज मर जाए। नहीं, ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए तबलीगी जमात में कुछ मुसलमानों के बड़े, तबलीगी जमात, मैं ब्राजील की बात कर रहा हूँ। हाँ, राजनीति में जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो बिल्कुल बचकानी बातें करते हैं। देखिए अभी देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, कह रहे हैं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, हमें सरकारें आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए है। सरकार आम आदमी के जीवन को बचाए, और आप अगर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मीडिया चिंता व्यक्त कर रही है, आज मीडिया ने कोरोना रिटर्न 2 की बात की है अगर के न्यूज ने, और आपने चिंता व्यक्त की है, तो इसमें सरकारों को इसमें आगे आना चाहिए कि अब कोरोना पार्ट 1 को अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, अगर कोरोना पार्ट 2 भी आ गया तो ये कितनी भयावह स्थिति होगी, इसमें लोगों को विचार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर प्रांजल, आपके पास आ रहा हूँ। ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें लक्षण नहीं होते हैं, और आदमी को तब पता चलता है किसी व्यक्ति को जब वो उसकी सांसें रुकने लगती हैं, टूटने लगती हैं जी। क्या ये इतना खतरनाक है कोरोना का रिटर्न? जी बिल्कुल, अभी तक जितनी भी स्थिति सामने आई है 2 केसेस में जो दिखाई दे रहा है, उससे यही लगता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक आगे हो सकता है। जी नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या जिन लोगों की जांच हो करके जो लोग घर चले गए हैं उनको वापस क्वारंटीन में भेज देना चाहिए? जिन भी लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से, उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कम से कम एडवाइस कर रहे हैं, उस पर ठीक से अमल होना जरूरी है। सरकारें ये ध्यान दें कि जितने भी मरीज ठीक हो चुके हैं और जितने वो डिस्चार्ज करके घर भेजे जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको निगरानी में रखने की बहुत जरूरी आवश्यकता है आज की डेट में। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग। सरकार उस पर पूरी तरीके से काम कर रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसका भयावह रूप और ज्यादा आगे होता है तो आप अपनी जितनी कैपेसिटी आज की डेट में बिल्ड कर लेंगे, उसी के बेसिस पर आप इससे लड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग में होता है कि आपके पास कितने बेड्स हैं, क्या अरेंजमेंट है, कितने पीपीई किट्स हैं, कितने आपके पास सैनिटाइजर्स की उपलब्धता है, कितने डॉक्टर्स की उपलब्धता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट करने के बाद उनको खुद भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में जाना पड़ता है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स की उसमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। नहीं, वो ये हमको एक अच्छा समय मिल गया ना जी, 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद फिर 3 मई तक तो जो लॉकडाउन सरकार ने किया है मिल गया हमें जी कि हम अपनी तैयारी कर सके पूरी जी। तो जो सरकार ने लॉकडाउन किया है इसके अंदर तैयारियां लगातार जारी हैं। सब तरफ देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार टेक ओवर कर रही है, जहां पर पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने भी जो है सरकार का इसमें कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही है, क्योंकि सबने मिलकर ठाना है कि कोरोना को हराना है। और इसमें सरकार पूरी तरीके से एक लिस्ट हर जिले के लेवल पर तैयार की जा रही है कि किस जिले में कितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको। आप ये मानेंगे ना कि 72 साल में जो नहीं हो सका, 1, 2, 3 महीने में उतना नहीं कर पाएंगे ना। स्वास्थ्य पर तो ध्यान 72 साल से देना चाहिए था, जब से स्वतंत्र हुआ देश तब से शिक्षा और स्वास्थ्य पर देना चाहिए था, लेकिन राजनेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी बात से मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी इसमें देखने की जरूरत है कि बहुत सारे ऐसे देश जो अपने जो जिनके हेल्थ सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत थे, वो भी कोरोना में बात करूंगा कि वो इसलिए नहीं संभाल पाए क्योंकि वहां पर बीमारी सीधे आई थी, हमारे यहाँ सीधे नहीं आई है। हमें काफी पहले पता चल गया, हम उसके लिए तैयार हो गए। ये उनको लॉकडाउन तक का मौका नहीं मिला जी। ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया को लॉकडाउन का वक्त मिल गया, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सही समय पर जो कदम उठाए हैं, जैसे बाहर से आने वाले लोगों की रोक लगाना। और 30 जनवरी को पहला केस आ गया था जी, 29 जनवरी को जी।
तो जिस भी दिन WHO ने इसको महामारी घोषित किया उसके दूसरे तीसरे दिन से यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में सरकार आ चुकी थी। तो ये अपने लेवल पर अगर देखा जाए कि सरकार ने पूरी तरीके से बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं और शायद अगर आज इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद इंडिया में कहा जा सकता है कि कोविड-19 अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में नहीं पहुंचा है, तो इसका श्रेय काफी हद तक गवर्नमेंट को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लॉकडाउन किया है ये उसका श्रेय जाता है, सरकारों को श्रेय जाता है, इस बात में कोई शक नहीं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। आकाश जी, ये जो कोरोना वायरस है वो 1 हम की बात कर रहे हैं, अभी तो रिटर्न 2 की बात नहीं कर रहे, इसने पूरे विश्व का 9 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। और ये डबल अटैक जब होगा तो क्या होगा, हम जो खोलने जा रहे थे, तमाम देश जो इसको लॉकडाउन को खोलने की ओर अग्रसर थे, क्या अब वापस अपने कदम लेंगे? नहीं प्रदीप जी, देखिए लॉकडाउन क्यों बेहतर है जी, मैं इस पे 1 मिनट आना चाहूँगा। हालांकि प्रांजल जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जो कोई भी वायरस होता है तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। जब तक वो ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करता है तब तक वो एक प्रकार से मरा हुआ होता है। इसलिए जितना हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, इस बीमारी को, इस महामारी को रोकने में हम सफल होंगे। और एक चीज और प्लस पॉइंट हम लोगों के साथ है कि हमारी इम्यूनिटी अन्य देशों के लोगों से ज्यादा अच्छी है। हमारी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, हम यंगिस्तान है, ये कई हमारा देश यंगिस्तान है, इसलिए हम बचे हुए हैं। नहीं, यंगिस्तान है और इम्यूनिटी हमारी इसलिए बेहतर है। मैंने कई डॉक्टरों के बयान सुने थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा शुरू से एक्सपोजर होता है कि हम लोगों के यहाँ स्थितियां उतनी सफाई की या इस सब चीजें नहीं होती हैं। नहाने का पानी भी पी लेते हैं। हाँ, नहीं, ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोजर होता है इन सब चीजों से, कि शुरू से बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं भाई, चोट लगती है, मिट्टी लगा लेते हैं। इसीलिए लॉकडाउन सबसे बेहतर प्रक्रिया है। और अगर अभी जो 20 तारीख को जो छूट मिलने वाली थी, अभी जो कोरोना रिटर्न्स में 2 केसेज आए हैं, तो अगर इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि नहीं अभी इसको हम नहीं शुरू होने देंगे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे राजधानी लखनऊ और आगरा, ये 2 जिले सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाले जिले हैं। निश्चित रूप क्यों नहीं लखनऊ में हॉटस्पॉट क्यों नहीं खत्म हो पा रहे हैं? हॉटस्पॉट नहीं खत्म हो पा रहे हैं, अभी प्रदीप जी जब मैं कह देता हूँ तो फिर वो बातें लोगों को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। अभी जितने भी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, नहीं तबलीगी में नहीं जा रहा हूँ, जितने भी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वो किन किन इलाकों के, इस पे आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलाके पे बच जाइए। अरे क्यों नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से उसमें अगर एक जमात के लोगों का हाथ रहेगा तो सच्चाई कहने में मैं क्यों पीछे हटूं। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वो उनमें धार्मिक कटाव, इसमें इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि तबलीगी जमात में धार्मिक कट्टरता ज्यादा है और इसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन आकाश है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी कट्टरता ज्यादा है जिसकी वजह से भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने पैनल में लोग बैठे हैं, क्या वो स्वीकार करें कि डॉक्टरों पे थूकना, उन पे पत्थरबाजी करना, नर्सों के सामने नंगा घूमना, ये किसी भी समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। धर्म के लोगों क्या सभ्य समाज में क्या ये मान्य होगा? बिल्कुल कोई नहीं मान्य करेगा। हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मदन मोहन जी, ये तमाम देश की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, स्पेन की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, जहां पर 20 तारीख से लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने की बात की जा रही थी। तमाम राष्ट्र हैं, क्या अब इन चीजों को देखते हुए वो अपने कदम वापस खींचेंगे या खींच लेना चाहिए? मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है, क्या सवाल मेरा ये है कि 20 तारीख से भारत में इस लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने जा रही थी। इसी तरीके से अमेरिका हो, स्पेन हो या तमाम और देशों में भी लॉकडाउन में राहत मिलने जा रही थी। लेकिन ये जो कोरोना रिटर्न हो रहा है, क्या इसकी वजह से इसको वापस ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए जो कहते हैं करना चाहिए इसमें। लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा जांच की और सुविधा की व्यवस्था आम पब्लिक में विश्वास होना चाहिए। हम स्वतः अगर जरा सा हमको जरा सा मदन मोहन जी इस पर बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, आप तमाम लोग इस बात को कह चुके हैं और हम तमाम बात प्रसारित कर चुके हैं और सरकार को चेता चुके हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
अब सरकार असमंजस में करे तो क्या करे, आगे बढ़े या पीछे कदम खींचे? नहीं, सरकार को जहाँ पीछे नहीं कदम खींचनी चाहिए, क्योंकि देश पहले है, ये समस्या बड़ी है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता जो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस समाज का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं सम्मान से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो भूख के कारण मर रहे हैं उसके दो लोग जिम्मेदार हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की जहाँ तो कमियां तो स्वीकार करना चाहिए, करना चाहिए, करेंगे कमियां नहीं होंगी। अगर आप इस कार्य पर बता देंगे कमियां होती रहेगी। ठीक बात है, नहीं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभिमन्यु जी का रुख करेंगे। अभिमन्यु जी, पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, फिर कहा जान भी और जहान भी, लेकिन अब मुश्किल है कि जान बचाएं कि जहान बचाएं, क्या करना चाहिए? देखिए सर, आपने दोनों बातें इम्पोर्टेंट बताई कि एक तो कोरोना रिटर्न कर रहा है, साथ ही साथ जो पहले से कोरोना के हम लोग को जितनी भी शक है, जितनी भी हम लोग की रिसर्च है, वो भी जीरो है। हम लोग आज दोनों ही तरीके से फंसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने भी जो जान है जहान है, और प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात की थी, हम सब उससे सहमत थे कि इसको 3 मई तक एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को अभी भी कुछ नहीं पता कि किस स्तर तक ये बीमारी पहले से फैली हुई है, और जो कुछ लोग ठीक होके वापस रिटर्न में आ गए, तो और ज्यादा उलझन की बात है। तो मेरे हिसाब से तो 3 मई तक का जो प्रधानमंत्री का निर्णय है उसको ही अभी हम लोग का पालन करना चाहिए। जो 20 तारीख का जो हम लोग का निर्णय है कि कुछ जगह ईज होना चाहिए, उसको शायद पुनः रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इस 2-3 दिन में भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं। और जो रिवाइज होके आया है कि आज नोएडा में 2 लोग वापस आ गए उसमें, उसके बाद तो निश्चित रूप से हम सबको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए। अभी रिलैक्स करके कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भारत को किसी बहुत बड़े संकट में डाल दें। अगर 10-12 दिन की पूरा देश साथ है, अगर इतना आगे ले आए तो 10-12-13 दिन की हम लोग तकलीफ, अपनी तपस्या एक और बढ़ा सकते हैं हम सब। और सरकार इस बात पे ध्यान दे कि किसी को मतलब भूखा ना रहे, किसी को क्या, बट हम लोग दिक्कत ये है कि बचाया क्या जाए, जान बचाया जाए, जहान बचाया जाए, या जो भूख से मर रहे हैं, जो भूख के आगोश में उनको बचाया जाए। त्रिपाठी प्रभात जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल में। देखिए, मैं तो ये कहूंगा प्रदीप जी की जान बचाई जाए, नंबर 1 बात। जहान बच जाएगा, जान बचेगी, जहान भी बच जाएगा। सवाल ये 20 तारीख से जो आप खोल रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं। मेरा ये कहना है कि आपको याद होगा प्रदीप जी, चेचक और पोलियो की बीमारी भारत से हमने मार भगाई है। हमें घर घर टेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कोरोना पार्ट 1 जो चल रहा है, जो अभी टेस्ट ही नहीं हुए हैं, ग्रीन जोन में भी लोग बैठे हुए हैं, तो जो रिटर्न आ रहा है ये बहुत भयावह अदृश्य बीमारी है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें समाज को भी, सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी, सबको एक साथ आना चाहिए और 20 तारीख वाले मामले रिलैक्सेशन को खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर प्रंजन जी, आपका फाइनल कमेंट, आप संदेश क्या, देश को संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जो संदेश देंगे देश उसको बहुत ध्यान से सुनता है और मानता है। सर, इसमें अभी एक ये बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मैं उस पर आना चाहूंगा कि 100 अभी देश के लोगों को क्या करना चाहिए? अभी ये वक्त किसी भी तरीके की राजनीति का नहीं है। सब लोगों के लिए जरूरत है कि अगर कोरोना को हराना है तो देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो किसी भी एक भी व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना होगा। अगर इस कोरोना की बीमारी से जीतना है पूरे देश को, सब लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुले और सब चीजें यथास्थिति वापस पहले जैसे मार्केट्स ओपन हो और सब लोगों के ऑफिसेज खुले और सब चीजें नॉर्मल पर आए। तो उसके लिए जरूरत है कि 130 करोड़ लोगों में सब के सब लोग जितने भी हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करें और जहां तक हो सके अपने घरों में रहें। जरूरत पड़ने पर ही जो है वो बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले, नहीं तो घर ही में रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर प्रंजन ने जो अनुरोध किया वो बिल्कुल सही है कि हम अगर 130 करोड़ लोग हैं तो सरकार के भरोसे तो हमें नहीं बैठना है। सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अपने काम कर रही है, लेकिन हमको स्वयं से अपनी रक्षा करनी है। हमको स्वयं से घरों में रहना है और घरों से निकलना नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना पार्ट 1 ने ही अटैक किया था
अब कोरोना पार्ट 2 यानी कि डबल अटैक होना शुरू हो गया है। कोरोना रिटर्न ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और इस संकट की महामारी से अपने को बचाएं और देश को बचाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखाएं, 13,284 ATM और 12,943 बैंक मित्रों ने भरोसे के इस रिश्ते को एक सूत्र में बांधा है। 1 लाख बैंकर आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कार्यरत है। 17 करोड़ खाता धारकों के अटूट रिश्ते के विश्वास का प्रतीक हैं हम। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं हम। आइए आज 126वें स्थापना दिवस पर हम एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़कर जीतने का संकल्प करें। Mount Litera Z School, Unnao, #1 in academics, #1